परीक्षा हर साल होती है, यूपीएससी का पेपर हर साल ऐसे ही शॉकिंग होता है। मतलब लोग इसी तरह से आश्चर्य करते हैं। कभी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, इस बार जैसे एग्रीकल्चर बहुत सारा था। कभी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कभी करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो अपना ट्रेंड बदलते रहते हैं। पेपर में जो नयापन है वो कोई नई बात नहीं है, वो होता रहता है। पेपर इसी तरह का आता है जो आपको चौंकाता है, और इसीलिए वो लो स्कोर गेम बना रहता है। कट ऑफ जो है आपका 100 के आसपास रहता है, 95 से 105 के बीच कट ऑफ जो है वो चेंज होता रहता है। तो उसका कारण ये है कि इतना कम कट ऑफ तो किसी दूसरी एग्जाम का नहीं जाता। तो एक तो 2 घंटे का समय है, और उस 2 घंटे में आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स तलाशने हैं, और उन सबको जोड़ करके अपना आंसर बनाना आना चाहिए। तो आपको आंसर बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजों का सहारा लेना पड़ता है जो सामान्यतः दूसरी एग्जाम में नहीं होता। इसमें आपने जहां पे भी जो कुछ भी पढ़ा है वो काम आता है, उसको जोड़ना पड़ता है। 1 मिनट का ब्रेक। थोड़ा सा लाइट का एडजस्टमेंट था। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जहां कहीं पे भी आपने जो कुछ भी देखा है, वो आपकी परीक्षा के काम की चीज है। पेपर जो है हमेशा चौंकाने वाला रहा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है, मेंस का पेपर है, वो चौंकाता ना हो। मेंस में उतना नहीं देखने को मिलता, लेकिन खास करके प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये देखने को मिलता है कि वो हमेशा चौंकाता है पेपर। तो हम लोग इसी सरप्राइज में ही आपको सिलेक्ट भी होना है। आप में से कई सारे लोग अगले साल परीक्षा देंगे, तो अगले साल का पेपर भी ऐसा ही होगा, मान के चलिए। इसलिए आपको मार्जिन रख के चलना पड़ेगा अपना। यानी टेस्ट में आप 60 लाते हैं तो आपको 70 के आसपास पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। 65 तो होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप इधर जो है ठीक कर पाएंगे। तो मार्जिन आपको रख के चलना पड़ेगा। कुछ ऐसी एरर होती है जो एग्जाम में अचानक से हो जाती है, जो आपने प्रेडिक्ट नहीं किए थे, वो एरर हो जाती है। कुछ एग्जाम हॉल की समस्याएं होती है, जो हमने अभी कुछ बच्चों ने रिपोर्ट किया कि एग्जाम हॉल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, रोशनी ठीक नहीं थी, बार बार सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे उठा रहे थे, इधर उधर बिठा रहे थे। तो वैसी समस्याएं हो सकती है। कई जगह पर आपका जो इन्विजिलेटर है वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, वो आपका टाइम खराब कर सकता है। 4-5 मिनट, 4-5 मिनट बहुत मायने रखता है, क्योंकि 1-2 प्रश्नों का उलटफेर ही आपको आगे बढ़ा देता है। अटेंशन लेवल आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपका किसी ने दिमाग खराब कर दिया सेंटर पे, तो वो चीजें भी प्रभावित करती हैं। तो ये सब चीजें तो हर साल होती है, सभी के साथ होती है, और ये कभी से होता रहा है। जब तक अब ये इंसान इस एग्जाम को लेते रहेंगे, मनुष्य ले रहे हैं एग्जाम, तो उनका अपना एक साइकोलॉजी, उनका अपना एक बिहेवियर है। तो उसके हिसाब से वो सब चीजें, समस्याएं हर साल रहेंगी, जो इस साल भी थी। लेकिन जो अभी स्कोर में 100 के आसपास पहुंच रहे हैं, 95 मार्क्स के आसपास पहुंच रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को जनरल के हिसाब से, ओबीसी के हिसाब से आप 93, 90 ले लीजिए। इस बार थोड़ा सा और लो स्कोर रहने की उम्मीद है ना। बाकी SC ST में आप 80 से 85 वाले जो लोग हैं, ये लोग
और एसटी में कोई 77 जो पिछली बार रहा था, तो हो सकता है इस बार 75 चला जाए। तो ये सारे लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं, और तैयारी तो करनी चाहिए। आपको इस साल मेंस देने को मिलेगा या अगले साल मिलेगा, आपको तैयारी तो हमेशा करना है, और तैयारी करके रखना पड़ती है, पहले से ही तैयारी करके रखना पड़ती है। एग्जाम की तैयारी आप एग्जाम के दिनों में करेंगे, ये परीक्षा वैसी नहीं है। बहुत पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले आपको मेंस की तैयारी करके रखना चाहिए। 6 महीने पहले तो आपको करना ही पड़ती है वैसे भी, तो आपको पहले से करके रखना पड़ेगी। लिखना आना चाहिए, ऐसे बना करके रखिए, पहले से ऐसे लिख करके रखिए। आपको कम से कम 500 टॉपिक ऐसे के तैयार करना चाहिए, ताकि आप बड़े प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकोगे। अगर 500 टॉपिक आपका ऐसे के हिसाब से तैयार होता है। ऐसे कैसे तैयार हो जाता है? ऐसे तैयार करने के लिए कम से कम आपके पास एक टॉपिक के बारे में 100 पॉइंट होने चाहिए, 100 पॉइंट्स होने चाहिए उसके बारे में। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, यदि मैं बात करूं कि इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, आंतरिक सुरक्षा के ऊपर आपको ऐसे लिखना है, तो आंतरिक सुरक्षा पर आपको 10 तो बड़े पॉइंट होने चाहिए, और प्रत्येक पॉइंट के अंदर 10 छोटे छोटे पॉइंट होने चाहिए। 10 बड़े पॉइंट कैसे हो सकते हैं, वो आपको तय करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके अंदर 10 छोटे छोटे पॉइंट और बने होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि नक्सलवाद, ये आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या है, तो ये एक पॉइंट हुआ, नक्सलवाद केवल एक पॉइंट हुआ। फिर जैसे मान लिया जाए हमारा पुलिस सिस्टम, इसकी रिफॉर्म की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म बहुत जरूरी है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में वो अपराध हो गया लड़की के प्रति, तो उसके ऊपर एक आपने लोगों की, राजनीतिक लोगों की टिप्पणियां भी देखी, राजनीतिक लोगों की यात्राएं भी देखी कि सब लोग वहां न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक चीज और आ गई है, जो सरकार ने कहा कि दंगे की साजिश हो रही है। तो ये भी इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, दंगे की साजिश करना, ठीक है ना। तो पैरेलल में बहुत सारी चीजें चलती है। देखिए ऐसा है कि आपके यहाँ जब शादी होती है घर में, या कोई ऐसा फंक्शन होता है, या और कुछ चल रहा है, उन्हीं दिनों में चोरी भी हो जाती है। तो दरअसल जो बदमाश होते हैं, जैसे जो दंगा कराने वाले लोग हैं, या जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं, या चोरी करने वाले लोग हैं, है ना, लोग तो डेड बॉडी का सामान उठा ले जाते हैं। तो ये लोग कोई मुहूर्त का इंतजार नहीं करते हैं कि अभी चूंकि पीड़िता की मौत हुई है, तो अभी हम लोगों को इन दिनों में दंगा नहीं कराना चाहिए, ये, बल्कि वो ऐसे समय को बहुत उचित समय मानते हैं। तो ये तो यानी कि आप जब प्रशासन में आएंगे, यानी आप जब डीएम होंगे, या आप एसपी होंगे, या आप मुख्यमंत्री होंगे, तब कोई भी व्यक्ति दंगा नहीं करेगा। और मैं किसी भी समस्या को अभी डील कर रहा हूं, यानी मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि चूंकि अब हम पीड़िता के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या हम लोग अभी इस काम में लगे हुए हैं, इसलिए इस समय में कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। दरअसल जिसको अपराध करना है वो अपराध करेगा। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको सही समय पे पहचाने कि कौन सा अपराध कहाँ हो रहा है। जो धार्मिक जुलूस होते हैं उसमें जेब कतरे घुस जाते हैं, उसमें चोरी करने वाले लोग घुस जाते हैं, भगवान की मूर्तियों में से कुछ लोग उठा ले जाते हैं, डेड बॉडी से जो है ज्वेलरी चुरा लेते हैं लोग। तो अवसर जो है हर कोई देखता है, अपॉर्चुनिटी हर कोई देखता है, और हर किसी को, पर आप उसके लिए आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना ही उसके लिए उसको कि ये तुम ऐसा कर रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, जब कभी भी आपके यहाँ फंक्शन होगा, जब कभी भी आपके यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम होगा, तो उसमें इस टाइप के लोग घुस आएंगे, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम वो कार्यक्रम ना करें, कार्यक्रम तो होगा ना, ठीक है। तो कई जगह भगदड़ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो आपको लगता है कि भगदड़ होती है, जैसे मंदिर में नवरात्रि में भगदड़ होती है और लोग मर जाते हैं, तो भगदड़ में मान लीजिए 5 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, जो मर गए,
तो प्रशासन ये नहीं कह सकता कि आप नवरात्रि का आयोजन करेंगे ही नहीं, ये नहीं कह सकता। कई बार हम लोग जब जुलूस के लिए अनुमति लेने जाते थे कि हम एक यात्रा निकालना चाहते हैं, कलश यात्रा है या अस्थि कलश यात्रा है, तो कई प्रशासनिक अधिकारी बहुत ओछा बोल जाते हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी इस हद तक बात कर लेते हैं कि यार आपको कलश यात्रा क्यों निकालनी है, और आप ये इतने वाहन रैली क्यों निकालेंगे, आप वो कलश को किसी एक वाहन पर बांध देंगे और उसके पीछे 40-50 वाहन रहेंगे, 40-50 वाहन आगे रहेंगे, और इतनी भीड़ होगी, और इतने लोग बाइक लेके आएंगे या इतने लोग पैदल चलेंगे, और इतने किलोमीटर का जुलूस होगा, तो हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। ये लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, इसमें ये हो सकता है, उसमें वो हो सकता है, इसमें एक्सीडेंट हो सकता है, इतने सारे लोगों को परेशानियां होंगी। दरअसल इस देश में सवाल करने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। दरअसल कई बार ये ठीक वैसा होगा जैसे मैं आपको बात बताऊं कि जैसे आपको गाड़ी चलाना ठीक से नहीं आती है ना, जब आदमी कार चलाना सीखता है तो वो ये सोचता है कि ये जितना भी ट्रक ये बहुत बड़ा ट्रक जो आ रहा है ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। दरअसल मैं जब तक गाड़ी चलाना रोड पे सीख रहा हूं तब तक कुछ चलना नहीं चाहिए। अच्छा, कई लोग साइड इस तरह से मांगते हैं पीछे से, जब आप कार चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, तो पीछे से जो हॉर्न देते हैं वो उनका मतलब है कि तुम साइड में खड़े हो जाओ, मुझे आगे निकलना है। क्योंकि मैं कार चलाता हूं तो मुझे कई बार हाईवे पे और जब साइड मांगते हुए लोग दिखते हैं तो उनकी मंशा ये होती, भाई साइड में जगह है, साइड में जगह है और मैं अपने रास्ते पे अपने लेन में चल रहा हूँ। आपको यदि आगे निकलना है तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, जैसे मैं 90 के स्पीड पे चल रहा हूँ या 80 पे चल रहा हूँ, तो आप अपना 100 करो और पास में से होते हुए निकल जाओ, आपको कौन रोकता है। लेकिन उनकी मंशा ये कि नहीं तुम 70 कर दो, तुम 65 कर दो, या एक जगह साइड में जाके खड़े हो जाओ, फिर हम निकलेंगे इधर से। तो ये जो तरीका होता है ये सरकार में नहीं होता। ये मतलब आप ये जैसा रोड पे आप नहीं सोच सकते इस तरह से। कई सारे लोग चाहते हैं कि आप अपनी गति को रोको ताकि हम अपनी गति को बढ़ाएं, फिर ऐसा नहीं होता। अपराधी अपराध करने का काम करेंगे, दंगे की साजिश करने वाले दंगे की साजिश करेंगे, आतंक फैलाने वाले अपना काम करते रहेंगे। आपको रोकना है, जैसे आपने अभी प्रोएक्टिव होकर के दंगे की साजिश का पता लगा लिया और किसी वेबसाइट से वो स्क्रीनशॉट लिया और जो भी है वो आपने किया, अब आप उसके ऊपर एक्शन कीजिए, ठीक है ना। वो करना पड़ेगा आपको। किसी व्यक्ति को आपने, मान लीजिए कोई आदमी कथा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, और कीर्तन के समय में पूरे गांव के लोग एक जगह एक पंडाल में इकट्ठे हो गए, कीर्तन में इकट्ठे हो गए, तो उधर गांव खाली हो गया और वहां फिर चोरियां हो गई, चोर घुस आए, क्योंकि तो आप वो बाबा जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते कि तुमने जो है यहाँ पर कीर्तन किया और सारे लोग यहाँ आ गए और उधर पीछे से चोरियां हो गई, तो बाबा जी ने चोरियां नहीं कराई है। बात समझ में आई ना। तो अपराध जो होते हैं वो अपनी गति से होते हैं। और अब आपको समझ में आ रहा होगा प्रशासन की क्या ड्यूटी है। प्रशासन की ड्यूटी ये है कि अपने कुछ जवान यहाँ पंडाल में लगा रखे हैं तो कुछ जवान वो वहां पे भी लगा के रखे, तो आपको दोनों तरफ एनर्जी लगानी पड़ती है। और ये दूरदर्शिता प्रशासनिक अधिकार, आप कहेंगे ये दूरदर्शिता कैसे हो सकती है और ऐसा कैसे हो सकता है, तो वही है कि यदि आप 90 के स्पीड से चल रहे आदमी को क्रॉस करना है तो आपको 100 की स्पीड पे चलाना आना चाहिए। बोले हम तो 100 की स्पीड पे नहीं चला सकते और हमको आगे भी निकलना है, तो नहीं, आप पीछे रहिए। तो किसने कहा आपको मुख्यमंत्री बनने की, किसने कहा आपको कि आप डीएम बन जाओ, किसने कहा आपको एसपी बन जाओ, आपको आता ही नहीं है। आपको आना चाहिए। आपको स्पीड बढ़ाना नहीं आती, आपको कंट्रोल करना नहीं आता, आप अपनी गति से आगे नहीं बढ़ सकते, तो दूसरे को दोष नहीं दे सकते। दरअसल जो आदमी रोड पे जा रहा है अपनी गति से, वो अपनी लेन में जा रहा है। आपको आगे निकलना है तो आप उसको रोकने के लिए नहीं कह सकते। इसलिए जो जितने तरीके के अपराध हैं, उन अपराधियों की नकेल कसना, उन अपराधियों में आपका डर होना चाहिए, आपका डर होना चाहिए। और देखिए, संविधान में जो स्वतंत्रताएं दी हुई है और संविधान में जो अधिकार दिए हैं और कानून जो अधिकार देता है, वो इस शर्त पे नहीं देता कि ये सब नहीं होगा तब तक ये नहीं करेंगे। दरअसल अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट नजर आता है कि ये व्यक्ति इन्वॉल्व है इसके अंदर,
सीधा सीधा, तो उसको गिरफ्तार किया जाए, उस पर ऊपर धारा लगाई जाए और वो जेल जाएगा, कोर्ट उसको सजा सुनाएगा, उसमें क्या है, सीधा सीधा, उसमें कोई वो चीज नहीं है। लेकिन कोई भी चीजें यदि घटित हो रही है पैरेलल में, तो आप उनसे उन चीजों को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, एक चीज तो ये आपको इसलिए बताई क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आपको सक्षम होना चाहिए, और अगर आप सक्षम नहीं है तो फिर आपको इस कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि साहब हम कैसे, फिर ये तो मतलब ये तो बात नहीं है। ये तो वही हुआ ना क्रिकेट में कि नहीं आप फील्डर खड़े नहीं करेंगे, हमारा तो चौका ही नहीं लग पाता है, बात बात में लोग आकर के रोक लेते हैं बॉल को, ये तो बॉलर ये वाला हटाओ, ये तो बहुत तेज बॉल फेंकता है, मैं छक्का नहीं लगा पाता हूँ, इस पे हमेशा आउट हो जाता हूँ, फिर ये बॉलर ले आए तुम, पिछली बार भी इसने मुझे आउट कर दिया था। नहीं, आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो सामने वाले ने भी जब सरकार चलाई है या अपना पारी खेली है तब उसने सारे विरोधों को झेला है। जब आप सरकार चला रहे हैं तब भी सारे विरोध रहेंगे। क्रिकेट मैच में जैसे जो भी चीजें होती है, अब यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं तो स्लेजिंग भी होता है, गालियां भी देते हैं वो लोग, खास करके ऑस्ट्रेलियन जो शिकायतें आती है ना, ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, पाकिस्तान से भी आती थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा आती थी, कि वो लोग पास में खड़े हो जाते हैं ऐसे फील्डिंग के नाम पे, और वो गली में से स्लीपर जो है होता है, वो स्लिप में जो लगा रहता था वो गालियां कमेंट करता रहता था, तो डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। अब ऐसे में बैट्समैन रुक नहीं सकता ना। अब सचिन तेंदुलकर को या किसी को भी अपने रिकॉर्ड बनाने हैं, 100 बनानी है, तो जैसे जैसे 100 के नजदीक आते थे वो स्लेजिंग बढ़ जाती थी। उधर बॉलर भी जो है घूर के जा रहा है छोटी छोटी बात पे। तो क्रिकेट की जो चुनौतियां हैं वो बराबर होती। अब आप उसका आधार बना करके अगर आप हार गए तो देखो जो जीता वो सिकंदर होता है। राजनीति में भी यही होता है, असली जिंदगी में भी यही होता है, हमारे कंपटीशन में भी यही होता है। आप कंपटीशन में आपका घर पे किसने दिमाग खराब कर दिया था, एग्जाम हॉल में किसने दिमाग खराब किया, उससे नहीं होता। आप बन गए ना, आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू निकाल लिया, आप आईएएस हो गए, मतलब सब लोग आपकी वाहवाही करेंगे कि बंदा जबरदस्त है। अब वो टेलविंड था या हेडविंड था, आपको पीछे से हवा दी थी किसी ने या आगे से आपको रोकने की कोशिश की थी, उसके बावजूद आप जीत के दिखाया आपने, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। तो ये जो परिस्थितियां हैं सारी की सारी, ये हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी, ना तो केवल राजनीति में बल्कि प्रशासन में भी और दैनिक जीवन में भी। तो इसलिए ये आपको बताया कि अभी जो बहुत कुछ देश में चलता है तो साथ में पैरेलल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कार चलाते समय में आप लोग स्टीयरिंग का भी ध्यान रखते हैं, पैरों में ब्रेक का भी ध्यान रखते हैं, कांच में भी देखते रहते हैं कि पीछे से गाड़ी कैसी आ रही है, उधर साइड मिरर में भी देख रहे होते हैं, इस वाले साइड मिरर में भी देख रहे होते हैं, कान में साउंड जो है वो आपको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप मान ले जाए ईयरफोन लगा लें और उसके बाद गाड़ी चलाएं तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे हॉर्न और आवाजें, जो कुछ आवाजें आपको सचेत करती हैं वो आवाजें आपको सुनाई नहीं देगी। बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है आपकी कार में तो एक्सीडेंट होने की संभावना इसलिए बढ़ जाए क्योंकि उस म्यूजिक की आवाज में बहुत सारी आवाजें आसपास की जो आपको पहले से सूचना दे रही है एक्सीडेंट की, वो सूचनाएं आपको नहीं मिलेंगी। तो आपको कौन चिल्ला रहा है, आपको चेता रहा है, आपको पूरा सचेत रहना पड़ता है। आप कहेंगे हम यहाँ गाड़ी चलाएं या उस वाले ग्लास में देखें या इस ग्लास में देखें या इस ग्लास में देखें, हम अपना गाड़ी चलाने में ध्यान रखे हुए हैं। अच्छा, हम इधर ऊपर ध्यान रखे हुए थे, पाँव का जो है वो एक्सेलरेटर पे ध्यान था हमारा, हम ब्रेक पे नहीं ला पाए। ऐसा नहीं होता। गियर चेंज करना है तो आपको फिर वो सब करना पड़ेगा, और ये सब जो परफेक्ट हो जाता है ड्राइवर तो उसको ये सब सोचना नहीं पड़ता। जब आप सीख रहे होते हो तब आपका अटेंशन सब तरफ होता है, गियर पे भी होता है, क्लच पे भी होता है, ब्रेक पे भी होता है, सब चीजें, और आपको कोई परेशान भी नहीं कर रहा था, ना आपको कोई चैलेंज कर रहा होता है। लेकिन जब आप सीख जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप सीख रहे होते हो तब आपका सब तरफ ध्यान जाता है, होता है ना, तब आप सोचते हो कि कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। इसीलिए सीखने वाले व्यक्ति जो होते हैं, कार सीखने वाले व्यक्ति ऐसी जगह चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं, ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहां पर कोई नहीं है, अवरोध नहीं है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अदरवाइज वो रोड पे सीखता है तो उसको लगता है कि ये सामने से कैसे आ गया,
मैं यहाँ सीख रहा हूँ, इसको समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं। दरअसल शासन और प्रशासन सीखने की वस्तु नहीं है, ध्यान रखिए। कोई किसी को प्रैक्टिस कराने के लिए नहीं आया। नहीं तो आप जैसे आज अभी 25 साल के हैं और अब आपने पीएससी की तैयारी शुरू की और आप 30 साल के हो जाएंगे और वहां मुख्यमंत्री कोई सीख रहा है मान लीजिए शासन चलाना, तो वो तो वैकेंसी भी नहीं निकालेगा या वैकेंसी भी ठीक से नहीं निकालेगा, तो उसका तो 5 साल सीखने का चला जाएगा और आप यहाँ ओवर एज हो जाओगे, आपका तो पढ़ाई का और सिलेक्शन होने का टाइम ही निकल गया। तो लाखों करोड़ों लोग आपके राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे, आपको प्रधानमंत्री बनना आता है तो आप प्रधानमंत्री बनो, अदरवाइज आपको यहाँ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री बनना आता है तो मुख्यमंत्री बनो, डीएम गिरी करना आती है, कलेक्टर आप बन सकते हो तो कलेक्टर बनो, ठीक है। तो इसलिए आप परफेक्ट बनो, वहां जाकर के सीखो मत, इसलिए अलग से ट्रेनिंग करा दी जाती है प्रशासनिक अधिकारियों की। अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग कई लोगों के सीखने की दुहाई दे रहे हैं कि वो सीख रहा है, मतलब अभी वो नया, अभी उसको पता नहीं है, या फिर कई बार हम उसको छूट देते हैं कि बेचारा ये साइड मिरर में कैसे देखता है, वो तो इधर से आ गया था। नहीं, आपको ड्राइविंग करनी है रोड पे तो आपको पता होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इधर से आए चाहे उधर से आए, आपका कान भी खुला होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए और दिमाग पूरी तरह से सक्रिय होना चाहिए। आप कहेंगे नहीं इतना उसने तो पढ़ाई नहीं की, उसको तो ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता, तो फिर वो कैसे करेगा। नहीं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये नहीं कह सकता ना कि मैं ऑक्सीजन लगाना भूल गया था, मैं फलानी चीज भूल गया था, वो तो मैंने दवाई आपको सोच रहा था लिख दूं लेकिन मैं लिख नहीं पाया, उसी वजह से शायद ये डेथ हो गई। वहां तो डेथ हो जाएगी सीधी। दरअसल ये जो फील्ड है इसमें आप कई जिंदगियों को लेके चलते हैं, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे आप इंजीनियर हो। इंजीनियर अगर कोई मिस्टेक करके छोड़ देगा तो वो बहुत बड़ी खामी के रूप में भविष्य में आएगा। तो ये समाज जिन पे विश्वास करता है, आप बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहे हैं उसके, उसमें आप कोई लूप होल्स नहीं रख सकते। आप परफेक्ट हैं। आप कहेंगे नया आदमी है, पहली बार बना है, तो हर आदमी कलेक्टर किसी न किसी जिले का तो पहली बार ही बनेगा, उसके बाद फिर उसको अगला जिला मिलेगा। इसका मतलब तुम 1-2 जिलों में एक्सपेरिमेंट करोगे तो 2-2 साल, मान लीजिए 2 जिलों में कलेक्टर है तो 4 साल तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में निकलेंगे क्या? तब तक क्या सीखते रहोगे? तो 4 साल तो उन लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर तो ये तो गड़बड़ है। तो उन लोगों की जिंदगी का क्या, जिनको जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। नहीं, आप नहीं कर सकते। आपको आता है तो आप करिए, नहीं आता है तो घर बैठिए। दूसरा आदमी तेज वाला मौजूद है जिसको सब पता है, जो बहुत अच्छे से चलाएगा, बहुत अच्छे से डील करेगा, उसको मौका दो, वो करेगा। क्या जरूरत है आपको करने की? तो आपको हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करनी पड़ेगी वहां पर। तो ये परफेक्शन कैसे आएगा? तो ये आपको पेपर में दिखता है, आप उसमें देख रहे हैं जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसमें परफेक्शन की दरकार है। उसमें माना गया है कि आपको ये भी आता है वो भी आता है। नहीं तो कई लोग कहेंगे ये तो बेईमानी है, अभी हमारे टेस्ट में 60-65 ठीक हो रहे थे, यहाँ तो हम 45 पे रह गए, 50 पे रह गए, सिर्फ 50 ही ठीक हो रहे हैं हमारे। तो नहीं, वो आपके गलत ठीक हो रहे थे, वो ठीक नहीं था टेस्ट। हमने जो बाद में टेस्ट लिए आपके, आपने देखा होगा अंतिम समय में जो 4-5 टेस्ट लिए उसमें स्कोर आपका, जिनका भी 60 जा रहा था वो सब 45 पे आ गए थे, 50 पे आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि वो टेस्ट ही उस तरह के थे। हमने आपको कह भी दिया था कि यही वाले टेस्ट मायने रखेंगे, ये जो आखिरी में दिए हैं, और इनकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल एग्जाम की क्वालिटी के बराबर है। शुरू में जो टेस्ट है हम भी इधर उधर से आपको लेकर के और दे रहे थे, उनमें क्वालिटी नहीं है, लेकिन अंतिम जो मैंने आपको 5 या 6 टेस्ट जो हैं वो बहुत मजबूत थे, आपने देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा कि उसकी जो क्वालिटी है क्वेश्चंस की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसमें वही कंफ्यूजन हो रहे हैं जैसे, और वही डाइवर्सिटी है क्वेश्चंस की जैसे कि एग्जाम में देखने को मिल रही है। खैर, तो ये रही बात तैयारियों की। तो अभी कई बार आप न्यूज चैनल देखते होंगे तो निराशा सी हाथ लगती है या ऐसी बातें देखने को मिलती है। तो भारत, मैंने आपको बताया बार बार कि एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ की अलग अलग चुनौतियां हैं, तो इन चुनौतियों को निभाना आपको आना चाहिए, है ना। और इन चुनौतियों के बीच में ही आपको डीएम बनना पड़ेगा, इन्हीं के बीच में आप एसडीएम बनेंगे, इन्हीं में आप एसपी बनेंगे। तो वहां जो आप देख रहे हो ये जो हाथरस वाला केस है, इसके अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर दिखाई पड़ रहा है। आईएएस हैं
अभी एक ट्रेनिंग में है आईएएस, वो वहाँ का एसडीएम, उसका भी जो है वो फेल्योर नजर आ रहा है। हालांकि हो सकता है कि उसको जो कलेक्टर है उसी ने उसको ऑर्डर किया, उसका फेल्योर नजर आ रहा है। पुलिस का तो टोटल फेल्योर नजर आ रहा है। तो ये फिर आपकी असफलताओं में जुड़ता जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से असफल न हो, परीक्षा में भी ना असफल हो, असली जिंदगी में भी असफल न हो, परीक्षा में भी ना हो, और वहां पर जब हम जॉब में जाएं तो वहां पे भी असफलता ना हो। और अगर ऐसा संयोग बने कि आपको राजनीति में जाना पड़े, तो आपको यदि कहीं का मुख्यमंत्री बना दिया जाए या कोई विभाग देकर के मंत्री बना दिया जाए, तो आप वहां पर भी असफल ना हो। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो चीज होती है, इसीलिए अध्ययन कराया जाता है। अध्ययन से आपको अपने अधिकार क्षेत्र का पता चलता है, आपको अपने ज्ञान के क्षेत्र का पता चलता है। जैसे जैसे आपको ज्ञान होता जाता है, आपका कमांड बढ़ता जाता है, आप उस पर बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं उन सब चीजों को। तो कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में करना पड़ेंगे। देखिए, अभी मैं जो बात करूंगा उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो परीक्षा के बिल्कुल नजदीक जाकर के नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी जिन लोगों की भी परीक्षा में 1 साल है, उनको कम से कम 8 से 10 नॉवेल पढ़ना चाहिए। 8 से 10 नॉवेल खत्म कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका ज्ञान का क्षेत्र और एनालिसिस करने का पावर बढ़ेगा, और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज होगी कि आप सिटिंग लगाना सीखेंगे। नॉवल में लंबी सिटिंग लगाने की आदत हो जाती है। हम लंबी सिटिंग लगा पाते हैं नॉवल पढ़ते हैं तो, क्योंकि नॉवल पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे नॉवल पढ़िए। मैंने आपको महासमर बताया था, अभ्युदय बताया था, है ना, तोड़ो कारा तोड़ो बताया था, गिरमिटिया बताया था, पहला गिरमिटिया। ये सब नॉवल ऐसे हैं जो आपको झकझोरेंगे अंदर से, और आपका थॉट प्रोसेस बढ़ाएंगे, आपका सोचने का तरीका बढ़ाएंगे। तो एक तो नॉवल पढ़िए थोड़ा सा। दूसरी चीज आप ये करिए, कुछ अच्छा सीरियल देखिए। जैसे आपको बताया था भारत एक खोज देखिए, तो हिस्ट्री भी आपकी कवर करेगा, सोचने समझने का दायरा भी बढ़ेगा। तो कुछ सीरियल देखिए, उपनिषद गंगा देखिए। तो नए लोग जो अभी आए हैं वो इन सबको देखिए, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। कुछ जीवन परिचय पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। मैंने आपको कहा था हरिवंश राय बच्चन की ऑटोग्राफी बहुत अच्छी है, पढ़ने लायक है। ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की शुरुआत आपको गांधी से करनी चाहिए, है ना, तो आप ज्यादा अच्छे से वो करेंगे। तो अभी बहुत सारे लोग, अभी गांधी जयंती के दिन भी मैं देख रहा था कि गोडसे की जयंती मना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी जो गोडसे को मानता होगा वो अपने पिता की भी इज्जत करता होगा या घर परिवार वालों का भी ख्याल रखता पाएगा। गोडसे को मानने वाला आदमी, मुझे लगता है कि क्योंकि वो हत्या को जायज बता रहा है ना। अच्छा, आप में से यदि किसी को रात भर पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए कि वहां कोई नहीं रहेगा, आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे और वहां रोशनी रहेगी या अंधेरा रहेगा, रोशनी रहेगी पढ़ाई करने के लिए, या आपको सोना है, तो गांधी की समाधि पर सोने से डर नहीं लगेगा या गोडसे की समाधि पर सोने से डर नहीं लगेगा आप में से? मतलब दोनों की समाधि में से एक चुनना हो कि आप यहां सो सकते हैं और यहां पे भी सो सकते हैं, रात भर गुजारनी है आपको, तो किसकी समाधि से डर लगेगा? आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि खतरनाक कौन है। यानी कि आप आत्मा भूत पलित में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए रात को सोने से तो डर लगता ही है शमशान में, कब्रिस्तान में। हालांकि ऐसा नहीं है, लोग तो डेड बॉडीज खा भी जाते हैं। ऐसे अघोरी होते हैं जो डेड बॉडीज खाते हैं, तांत्रिक विद्या वाले। तो ऐसे तो नहीं डरने वाले लोग तो कहीं पे भी नहीं डरते, वो एक अलग मामला है। लेकिन एक सामान्य प्रश्न है कि या आप में से कोई व्यक्ति जिसमें गोडसे विद्यालय लिखा है, एक गांधी विद्यालय लिखा है, तो अपने बच्चे को किस में भेजना पसंद करेंगे, गोडसे विद्यालय में या गांधी विद्यालय में?
और कहाँ से आपको लगता है कि कौन बच्चा क्या सीख के आएगा और फिर आपके साथ क्या बिहेव करेगा? पक्का गोडसे विद्यालय वाला पिता की भी हत्या करेगा, पक्का बता रहा हूं मैं आपको। ये पिता को जूते मारेगा ही मारेगा एक न एक दिन, वो बच्चा बड़ा होके। ये मैं यूथ की मेंटेलिटी को इतने सालों से जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो राजनीति के लिए जो कुछ तो भी लोगों ने बना लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गांधी को गाली वही देता है जो जिसने गांधी को पढ़ा नहीं है। देखिए, पढ़ना लिखना बहुत कठिन काम है, उसमें जोर आता है, आदमी को थोड़ा सा एफर्ट लगता है। गाली वाली देने में नहीं लगता, गोली मारने में भी नहीं लगता। गोली मारने में, गाली देने में कोई एफर्ट नहीं लगता। पढ़ना बहुत खतरनाक चीज है। पढ़ने में आदमी को अपने आप को, खुद को मारना पड़ता है, खुद के ऊपर शासन करना। दूसरे के ऊपर शासन करना बहुत आसान है, और खुद के ऊपर शासन करना कठिन काम है। अपनी आत्मा पे संयम देना, मन को संयम देना। तो आपका निर्माण जो होता है वो गाली देने से और गोली मारने से नहीं होता। आपका निर्माण खुद के ऊपर ध्यान देने से होता है। खुद के ऊपर आप कितना ध्यान दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते भी हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े पढ़े हैं, उन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा। अगर ठीक से पढ़ा होता तो ये सब, इस प्रकार की दुर्बुद्धि उसके अंदर आती नहीं। इसीलिए जो है पूरी दुनिया में मान्यता किसकी है? गांधी की मान्यता है। और पिछले दिनों जो 2 अक्टूबर को जो हम लोग जब देख रहे थे, तो जो ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा था गोडसे वाला, तो उससे समझ में आ रहा था कि इसका मतलब पढ़ाई लिखाई से मोह जो है भंग हो गया। और पढ़ाई लिखाई कैसी पढ़ाई लिखाई? वो इंजीनियरिंग वाली और मेडिकल वाली, उस पढ़ाई लिखाई से नहीं होता। केवल उससे नहीं होता। पढ़ाई लिखाई आपको फिर गांधी स्टाइल में करनी पड़ेगी, तब जा करके बात बनती है। लेकिन इतना आसान नहीं है उस चीज को समझना। तो उसका नुकसान उन्हीं को होगा, उनकी पीढ़ियों को होगा। वो अपने बच्चों को यदि गोडसे सिखाएंगे और गोडसे के बारे में बात करेंगे, तो विक्षिप्त संतानें पैदा होंगी, और ये संतानें फिर उन्हीं का सिर फोड़ेंगी, खुद का भी फोड़ेंगी, आत्महत्या भी करेंगी, और फिर वो या बचा कुछ एनर्जी है वो अपने पिता पे लगाएंगे, परिवार वालों पे लगाएंगे। तो डिस्ट्रक्शन पैदा होगा। कंस्ट्रक्टिव कुछ होना जाना कुछ नहीं है। प्रयोग करके देख लें, हमने तो बताया हुआ है, हम लोगों को तो समझ में आता है। यूथ की शक्ल देख के समझ में आ जाता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कहाँ जाएगा, क्या प्रोग्रेस होगी, सब कुछ समझ में आता है। तो ये आप पढ़ाई करिए, आपको भी समझ में आने लग जाएगा। जो पढ़ाई करेगा उसको समझ में आने लग जाएगा। तो 2-3 बातें जो आपको बतानी थी, वो बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कोशिश की है आपको बताने की। तो जरूर जो है आप इसका लाभ उठाइएगा। तो मेंस में आपको फिर वही जो मैंने आपको ड्राइविंग के लिए बताया कि आपको चारों तरफ ख्याल रखना पड़ता है और फिर ड्राइव करना पड़ता है। तो मेंस में भी यही होता है। प्रीलिम्स की क्वेश्चन निकालने में भी आपने देखा होगा, चारों तरफ से ख्याल रखना पड़ता है, तब जाकर के वो प्रश्न ठीक होता है। कल मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे कुछ प्रश्नों को लेकर के। इस प्रश्न का सॉल्यूशन करने के लिए आपको कहाँ से क्या सोचना है, मेंस में और ज्यादा रहेगा। तो कौन सी बातों को आप लिख सकते हो? अब जैसे कोई आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा है और गांधी के बारे में लिखना है, तो आईएएस के पेपर में प्री आपका निकाला हुआ है मान लीजिए, और लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है, तो किसी आदमी में गांधी को गाली देने की बात भी है। पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा आदमी आईएएस का प्री भी निकाल पाएगा जो गांधी को गाली देता है। लेकिन मान लीजिए उनमें से कोई निकाल भी लिया किसी कारण से, वो बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया और उसने मेंस तक पहुंच गया, तो क्या वो गांधी के अगेंस्ट लिख सकता है मेंस में? और अगर वो लिखेगा तो क्या वो पास होगा? नहीं होगा। तो खास करके हम तैयारी करने वालों को तो ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि गांधी के विरोध में कोई प्रश्न नहीं आना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रश्न गांधी के विरोध में नहीं आना। तो आप, मेरा जो लेक्चर है वो लोकतंत्र और गांधी, कल मैं देख रहा था किसी ने शेयर किया है, लोकतंत्र और गांधी। मैंने भी 2 अक्टूबर को शेयर किया था यूट्यूब पे और फेसबुक पे किया हुआ है।
तो लोकतंत्र और गांधी वाला देखना, उसमें वो प्रश्न वर्ग संघर्ष और वो जो दिया हुआ था वो उसमें उसका आंसर हम लोगों ने दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा उसको। तो ये चीजें जो है ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रीलिम्स के प्रश्न भी ऐसे आसपास की चीजें सोचने से निकलते हैं और मेंस के भी ऐसे ही निकलेंगे। और मेंस में आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, उसी टाइप से ही लिखना पड़ेगा। जहां आलोचनात्मक लिखा है वहां आलोचना कीजिए। आलोचनात्मक आपको उल्टा सरकार की करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार आलोचना के लिए ही होती है, सरकार की कभी तारीफ नहीं की जा सकती, ध्यान रखिए। क्योंकि उसकी तारीफ करने का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। सरकार मैंने बताया लाए गए मजदूर की तरह होती है, जिसको आप जानते नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा आपने नाम पूछ लिया उसका, तो उसने नाम बता दिया कि मेरा नाम जो है महेश है, मेरा नाम महेश है। तो महेश नाम का मजदूर आप ले आए, तो मजदूर ने बहुत अच्छा काम किया तो आप उससे इंप्रेस नहीं हो सकते एकदम ऐसे। ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल आगे तक चले गए और फिर उसको बिल्कुल उससे प्रेम ही करने लगे। मजदूर आया था तो अपना काम कर गया, आपने उसको उसका मेहनताना दे दिया, जाते जाते उसने कहा, जाते जाते आपने शाबाशी दे दी कि तुमने अच्छा काम किया। यही कर सकते हो ना, फैन नहीं हो सकते उसके। तो सरकार का फैन नहीं हुआ जा सकता, ध्यान रखिए। सरकार की हमेशा आलोचना होती है और आलोचना करने से सरकार अच्छा काम करती है, फैन नहीं हुआ जा सकता। अभी जैसे आपको बताया था कि आपको डाइवर्ट नहीं होना, जैसे कि आपको गाड़ी चलाना है तो आपको गाड़ी चलाना है, तमाम डाइवर्ट करने वाली चीजें आएंगी और वो आती रहेंगी, आप उनको रोक नहीं सकते। आप नहीं कह सकते कि ये आप ऐसा नहीं करोगे। क्रिकेट में फील्डिंग में मान लीजिए आप शॉट लगाने वाले हैं, छक्का लगाने वाले हैं और एक आदमी बार बार मूव कर रहा है उधर फील्ड पे, और आपको लगता है कि ये अगर चुपचाप खड़ा हो जाए तो मेरा ध्यान छक्का लगाने में चला जाए, तो आप उसको निर्देश नहीं दे सकते। ठीक उसी प्रकार से सरकारें जो है वो तमाम आलोचनाओं के बावजूद, जर्नलिज्म चलता रहेगा, विपक्ष आलोचना करता रहेगा, सब लोग, जनता अपना प्रश्न पूछती रहेगी और आपको अपना काम करके दिखाना है। क्योंकि सभी ने ऐसे ही काम करके दिखाया है। क्रिकेट में जो पारी खेल के गया उसने इन्हीं परिस्थितियों में पारी खेली है। जितने भी लोग सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी किसी गाड़ी को बंद नहीं कर रहा है, जो डिस्टरबेंस है वो बराबर है सबके लिए, तो फिर आपके लिए नहीं हो सकता। तो ठीक ऐसे ही परीक्षा की तैयारी के समय में जो अवरोध होते हैं वो भी लगभग सबके साथ होते हैं, लेकिन थोड़ी सी देशकाल परिस्थिति के हिसाब से या फिर आर्थिक स्थिति के हिसाब से अवरोध कम ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अपने आप को ऐसे जोन में पहुंचाएं, आप ऐसी जगह पहुंचाएं कि जहां परीक्षा की तैयारी में दिक्कत आपको कम आए। तो यही मेंस की चुनौतियां भी रहेंगी कि आपको सारे रिसोर्सेज यूज करना है मेंस में। मेंस का उत्तर लिखते समय में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, समझा है, देखा है, यूट्यूब पे देखा है, सीरियल में देखा है, मूवी में देखा है, किसी मित्र से बातचीत करते समय में आपने कुछ गेन किया है, परिवार में जो कुछ भी आपने सीखा था वो सारा का सारा झोंक देना है उसमें। और बस यही पर झोंक देने से क्वालिटी बन पाएगी क्या? नहीं, आपको इनपुट देना पड़ेंगे वही पढ़ाई वाले। तो इन दिनों में बैठ के सिटिंग लगानी पड़ेगी। इसलिए जैसे जैसे मेंस नजदीक आता है आदमी की सिटिंग बढ़ती जाती है, और खास करके जो एग्जाम्स के बीच में जो गैप होता है, एक एक दो दो दिन की कभी छुट्टी आ जाती है, उसमें आदमी सबसे ज्यादा पढ़ लेता है, बहुत ज्यादा पढ़ जाता है। अब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हो सकता है ना पढ़ पाते हो, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में पढ़ जाता है। तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में जरूर अंतर है। कौन सा अंतर है? कि वहां जाकर के आपको एकदम से गाड़ी मिलने वाली, बंगला मिलने वाला और पावर मिलने वाला है, आप अधिकारी बनने वाले हैं। और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आप एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में पहुंच रहे हैं बस, तो आपका सेमेस्टर चेंज हो रहा है उसमें, इसलिए आपका उतना मन नहीं लगता, क्योंकि वो एक रूटीन प्रोसेस है। वहां आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है, इसलिए हम ज्यादा पढ़ाई कर जाते हैं। तो हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे कब? जब हम सिविल यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी का मेंस देंगे, और वो जब प्रेस्टीज पॉइंट बन जाएगा जब हम बिल्कुल मेंस की उस तैयारी में पहुंचेंगे। तो हम आपको समय समय पे इसका बारे में बताते रहेंगे और क्या क्या तैयारी करनी है। तो आज जो हम आपको निर्देश दे रहे हैं वो है कि सब लोग इस सप्ताह जो है सिलेबस का अध्ययन अच्छे से करें,
और अपने नोट्स निकालें, स्टडी मटेरियल अलग से निकाल के रख दें जो आपको मेंस की तैयारी में लगने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा आपने कुछ प्रीलिम्स के लिए अलग से नोट्स बनाए होंगे या जो कुछ भी है उसको अलग करते हैं अभी। और एथिक्स का जो पेपर है 4th पेपर का, उसका अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारा नया नोट्स आ गया है, हिंदी में भी चेंज किया है थोड़ा सा, तो उसको जरूर पढ़ लें। एथिक्स के पेपर में हमारे स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स के औसतन 50 नंबर ज्यादा लेके आते हैं, तो वो 50 नंबर का बेनिफिट आपको ऐसे इसमें मिलेगा एथिक्स वाले में, क्योंकि जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस नहीं की है एथिक्स के मामले में उनको 50 नंबर कम आते हैं। ये हर पिछले 5-6 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है। तो ये क्या कारण है ये आप समझ सकते हैं, हम एथिक्स को किस तरह से लेते हैं, कैसे करते हैं। ये तो एग्जाम में भी आपको समझ में आ जाएगा, जब आप पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी बातें बताई गई हैं जो बाहर नहीं बताई जाती, दूसरी क्लासेस में नहीं बताई जाती, और बाहर है भी नहीं वो कहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो हम लोग गायत्री परिवार में रहे और हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने जो किताबें लिखी है और उनकी जो पुस्तकें हैं और जो अखंड ज्योति पत्रिका है उसकी जो भाषा है और उसका जो लेवल है वो एथिक्स के पेपर को बहुत सूट करता है। और वहाँ पर एग्जामिनर को भी नए नए जो है वो चीज़ें मिलेगी उसमें, जो बच्चे से वो सीखेंगे। हमारे स्टूडेंट हैं उनसे एग्जामिनर भी सीखते हैं एक तरह से, पहली बार उनको बहुत सारा ऐसा आंसर देखने को मिलता है कि ऐसा भी आंसर हो सकता है। तो आप लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं, इस क्लास में पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, आपको एथिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा फायदा होगा 50 नंबर का सीधा। और 50 नंबर बहुत ज्यादा होता है, 50 में तो पूरी रैंक ही बदल जाती है। आईएएस वाला जो है वो आईआरएस हो जाता है, रेलवे का सिलेक्शन होता है फिर उसका आईआरटीएस वगैरह में 50 नंबर का गैप तो बहुत ज्यादा होता है। 50 नंबर के गैप पे तो पूरी सर्विस ही इधर से उधर हो जाती है, यानी क्लास 1 से क्लास 2 के बराबर हो जाता है। तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, पूरी जिंदगी भर असर रहता है उसका 50 नंबर का। दूसरा, हम जो आपको बताएंगे उसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों में भी बहुत अंतर आएगा। और ऑप्शनल पेपर जिन लोगों का बहुत अच्छा नहीं है, ऑप्शनल में जिनको दिक्कत आ रही है, उसके बारे में, ऑप्शनल के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, जीएस का मैटर अलग से निकालिए। अब ज्यादा आपको एडिटोरियल और वो जो है वो अब दरअसल उसका लाभ जो साल भर हम लोगों ने पढ़ा है उसका लाभ अब आपको मिलेगा, क्योंकि वो एनालिटिकल चीजें हैं और एनालिटिकली आपसे आंसर लिया जाता है, तो वो आपको लाभ अब मिलेगा। तो ये चीजें हैं, तो इन सबको करिए और फिर हम कल आपको बताएंगे ऑप्शनल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।